नमस्कार, इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। विधानसभा चुनाव 2022 में बीजेपी की 5 राज्यों में से 4 राज्यों में प्रचंड विजय मिली। देश के अलग अलग जिलों से किसी पार्टी विशेष को वोट देने की नाराजगी, मारपीट या घर से निकाले जाने जैसी घटनाएं भी सामने आ रही हैं। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में बीजेपी की जीत पर मिठाई बांटने पर बाबर अली नाम के युवक की पीट पीट कर हत्या कर दी गई। वहीं बरेली में उजमा नाम की महिला को पहले तलाक की धमकी मिली। हालांकि मामले में तूल पकड़ने के बाद दोनों के बीच सहमति बन गई। ऐसा ही कुछ मामला उत्तर प्रदेश के रायबरेली में भी आया। बीजेपी प्रत्याशी रहे मयंकेश्वर शरण सिंह को वोट देने वाली मुस्लिम महिला को बेटे बहू ने मारने पीटने के बाद घर से निकाल दिया। अमेठी में मां की एक बेटे ने पत्नी के संग मिलकर पिटाई भी कर दी। मां की सिर्फ इतनी गलती थी कि उसके बेटे के खिलाफ जाकर बीजेपी को वोट दिया था। अब नया मामला मध्य प्रदेश में आया है। यहां मकान मालिक को किराएदार इसलिए नहीं पसंद था कि उसने अपने घर में मोदी जी की तस्वीर लगा रखी है। मकान मालिक ने उसे धमकी दी है, या तो वो मकान खाली करे, नहीं तो प्रधानमंत्री की फोटो अपने घर से हटाए। जिसके बाद पीड़ित ने पुलिस कमिश्नर की जन सुनवाई में जाकर पूरे मामले की शिकायत की है। ऐसे में सवाल यह है कि देश में इस तरह का वातावरण क्यों बन रहा है। लोकतंत्र में हर नागरिक को अपनी इच्छा के मुताबिक पार्टी को वोट देने का अधिकार है। सवाल तो यह भी है, बीजेपी को जनता वोट दे रही है तो इसमें किसी को भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए, लेकिन हो रही है। आज इसी मुद्दे पर होगी हमारी बड़ी बहस। हमारे साथ एक खास पैनल भी होगा, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं इंदौर से एक खास रिपोर्ट। शहर के राजवाड़ा के पास पीर गली में मौजूद हूं और पीर गली का ये वही सेकंड फ्लोर का मकान है जिसमें कल जनसुनवाई के दौरान यूसुफ नामक व्यक्ति ने अपने मकान मालिक पर यह आरोप लगाया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोटोग्राफ लगाने की वजह से उसे बेवजह परेशान किया जाता है और उसे मकान खाली कराने का दबाव बनाया जा रहा है। सेकंड फ्लोर पर जो देख रहे हैं अभी इस वक्त यूसुफ मौजूद नहीं है। ये उनका मकान है और मुझे ये बताया गया है कि सामने की तरफ भी किराए पर ले रखा है। यूसुफ ने सीधे तौर के ऊपर आरोप इस बात पर लगाया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नक्शे कदम पर चलने की बात को लेकर यहाँ मकान मालिक नाराज थे। हालांकि मकान मालिक का ये कहना है कि उन्होंने यूसुफ के साथ में इस मकान को लेकर पहले से विवाद हुआ था, जिसको लेकर वो पहले ही एफआईआर कर चुके हैं। मामले में पुलिस ने इंटरवीन किया, इसकी जाँच सौंपी गई है आला अधिकारी को। फिलहाल की स्थिति यह है कि अभी जिस जगह पर हम खड़े हैं यूसुफ यहां मौजूद नहीं है, लेकिन ये वही मकान है जिस मकान के बारे में यूसुफ ने कल जनसुनवाई में आकर पुलिस के सामने शिकायत दर्ज कराई थी। वीरेंद्र रायकवार के साथ मैं अतियाब शेख, इंडिया न्यूज, इंदौर। तो आपने सुना किस तरीके से हमारे सहयोगी मौके पर पहुंचे, उन्होंने रिपोर्ट भेजी और आपने देखा। अब यह मामला जब सामने आया उसके बाद लगातार तमाम बातें सामने आ रही हैं, जो प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं वो भी हम आपको सुनाएंगे। आखिर कांग्रेस का पक्ष क्या है, भाजपा का पक्ष क्या है। ये तस्वीर आप देखिए, ये उसी बाबर की तस्वीर है जिसने भाजपा के जीतने के बाद लोगों में लड्डू बांटे और अंत में उसे सजाए मौत मिली। बीजेपी और कांग्रेस का इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना है, जरा वो भी सुन लीजिए। मकान मालिक किराएदार का विवाद है, जबरदस्ती इसमें राजनीति को घसीटा जा रहा है, राजनीति का उपयोग किया जा रहा है। हो सकता है शायद राजनीतिक फायदा लेने के लिए जानबूझकर झूठा आरोप लगाया जा रहा है, इसकी तो जांच होना चाहिए। अब किसी मकान मालिक को किराएदार के घर मोदी का फोटो लगा हो या कांग्रेस का फोटो लगा हो या किसी अन्य नेता का लगा हो, उससे कोई आपत्ति हो, ये ऐसा तो नहीं कभी देखने में आए या सुनने में आए। सबकी अपनी अपनी विचारधारा होती, सबकी अपनी अपनी आस्था होती, कोई किस दल से किस विचारधारा से जुड़ा होता है। ऐसा लग रहा है शायद कि मकान मालिक किराएदार से मकान खाली कराना चाहता होगा और अब चूंकि किराएदार खाली नहीं करना चाहता होगा तो इस तरह का आरोप लगाया होगा। इस तरह के झूठे आरोप सामने आते रहते हैं। इस पूरे मामले की जांच होना चाहिए और यह एक मकान मालिक का किराएदार का विवाद है, इसको राजनीति से दूर रखना चाहिए। देखिए, इंदौर में जो एक किराएदार यूसुफ जी रह रहे थे, उनके मकान मालिक के तरफ से मोदी जी का जो पोस्टर उनकी दीवार पर लगा था मकान की, उस पर मकान मालिक ने विरोध जताया है और शायद आपस में कुछ उनके बीच में विवाद हुआ है। मुझे लगता है कि हम लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, सभी किसी न किसी राजनीतिक दल से जुड़ सकते हैं, उनकी विचारधारा से सहमत असहमत हो सकते हैं, पर इस प्रकार की दादागिरी करना, कानून को हाथ में लेना और किसी को डराना ये उचित नहीं है।
अगर टेनेंट द्वारा कोई शिकायत की गई है तो निश्चित तौर पर उस पर कार्रवाई की जाएगी। तो सुना आपने किस तरीके से कांग्रेस का पक्ष क्या है और वही भाजपा ने क्या पक्ष रखा है। तमाम बड़े सवालों के जवाब लेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। सबसे पहले उनका तारुफ करा दूं। हमारे साथ इस वक्त कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए योगेश गुप्ता जुड़े हुए हैं और थोड़ी देर में बीजेपी का पक्ष रखने के लिए भी जुड़ेंगे हमारे साथ। योगेश जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। सर, एक ऐसा माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, लोकतंत्र की हत्या करने की बात कहते हैं कि भाजपा लोकतंत्र की हत्या कर रही है, लेकिन अब जिस तरीके से भाजपा जीत रही है तो अब ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। जो भाजपा को वोट कर रहा है उसे मारने की धमकी मिल रही है, घर से निकालने की धमकी मिल रही है, 3 तलाक देने की धमकी दी जा रही है। ये कैसा माहौल, कौन है ये लोग? देखिए सर, बिल्कुल मैं शुभेंदु जी पराग जी सचिन पराग जी से संबंधित सचिन जी सचिन जी, देखिए बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण हालात है। देश के ज्वलंत मुद्दों को छोड़कर इस प्रकार के अनावश्यक विषयों पर चर्चा परिचर्चा आयोजित की जा रही है। क्या मंतव्य है? ये वाकई राजनीति का विषय तो कतई नहीं हो सकता है। ये किराएदार और मकान मालिक के बीच की बात है। निश्चित रूप से जांच का विषय है, जांच होना चाहिए। स्थानीय प्रशासन को मौकाए वारदात पर जाकर उसको संज्ञान में लेते हुए दोनों को हिदायत देना चाहिए। आपसी सामंजस्य ना बिगड़े, इस प्रकार के जतन मध्य प्रदेश शासन को और स्थानीय प्रशासन को करना चाहिए। माननीय मोदी जी भले ही विपक्ष के हैं, लेकिन है हमारे देश के प्रधानमंत्री, वो सभी के प्रधानमंत्री हैं। तो इस प्रकार की प्रतिक्रिया का होना, मैं तो इसको एक षड्यंत्र के अलावा और कुछ नहीं मानता हूं और उचित प्रतीत नहीं होता है कि इस पर अनावश्यक रूप तो योगेश, ये कौन कर रहा है? ये षड्यंत्र कौन रच रहा है? ये जो सद्भाव है, ये जो लगातार वातावरण है, ये बिगाड़ने की कोशिश कौन कर रहा है? कौन है ये लोग सर? जी सचिन जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। पिछले 70-72 सालों में सचिन जी, इस प्रकार के कोई भी घटनाक्रम कभी भी घटित नहीं हुए। लेकिन 2014 के बाद से, जब से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का शासन आया, निश्चित रूप से पूरे देश में, हर प्रदेश में इस प्रकार की घटनाएं, मॉब लिंचिंग और विभिन्न घटनाएं, 2-3 घटनाओं का उल्लेख आपकी रिपोर्टिंग में भी हुआ। यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि भाजपा जीत रही है, जो भाजपा को वोट दे रहा है भाजपा उसे ही धमका रही है? नहीं, मैं आपकी बात से इस प्रकार की मंतव्य नहीं है मेरा कहने का। मेरा कहने का तात्पर्य है कि जो शासन में है, चाहे वो केंद्र में या स्थानीय प्रशासन में, उसकी जिम्मेदारी ही नहीं, जवाबदारी बनती है कि सामाजिक सौहार्द को बनाए रखे और उसको बिगड़ने से रोका जाए। ये मेरा कहने का तात्पर्य है। एवं मैं इसी विषय पर थोड़ा सा और आगे बढ़ते हुए ये निवेदन करना चाहूंगा कि एक मकान मालिक और किराएदार के बीच में जो रेंट एग्रीमेंट होता है, उसको भी देखा जाना चाहिए। और क्या है आपसी विवाद की वजह, उस मूल वजह को बिना जाने और उसको अपन सम्मानित मीडिया में परिचर्चा पर लाए, इसको भी मतलब मैं तो थोड़ा सा उचित नहीं मानता हूं, माफी के साथ। नहीं तो योगेश जी, ये बताइए, लगातार माहौल बिगाड़ने की कोशिश हो रही है। आज भाजपा के सपोर्टरों को ऐसा देखने को मिल रहा है, उन्हें मार दिया जा रहा है, उन्हें धमकी मिल रही है, उन्हें घर से बाहर निकालने की धमकी दी जा रही है, 3 तलाक दिया जा रहा है। अगर मान लीजिए कल कांग्रेस जीतती है, कांग्रेस के समर्थकों, जितने भी समर्थक हैं, अगर उनके साथ ऐसा होता है तो कांग्रेस का स्टैंड क्या होगा? क्योंकि चुनाव से पहले तो हम देख रहे थे आपके कांग्रेस के तमाम बड़े नेता सड़कों पर आ रहे थे, किसी के साथ अगर कुछ गलत हो रहा है तो विरोध किया जा रहा है। अब सेक्युलर की बातें कहां चली गई? कहां गए आपके सेक्युलर नेता? आखिर सड़कों पर क्यों नहीं दिख रहे हैं वो? नहीं, देखिए, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा से, चाहे मध्य प्रदेश की बात हो या पूरे देश में, हमेशा सामाजिक सौहार्द और अखंड भारत के लिए काम किया है। कभी भी सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने के लिए कांग्रेस पार्टी ने न कभी उसके आधार पर वोट मांगे हैं, ना ही उस आधार पर कभी चुनाव मैदान में गई है। कांग्रेस हमेशा अपने कार्यों पर आधारित ज्वलंत मुद्दों के ऊपर जनता का ध्यान आकर्षण को लेकर हमेशा चुनावी मैदान में जाते हैं, भले ही हमें पराजय का सामना क्यों ना करना पड़े। लेकिन हमने इस अखंड भारत को बनाने के लिए अथक प्रयास किए हैं। हर कांग्रेसी की ये मंशा रहती है कि उस सामाजिक सौहार्द को बनाए रखा जाए, उसमें किसी भी प्रकार की अगर मगर किंतु परंतु नहीं होना चाहिए। 30 करोड़ माइनॉरिटी वोट है हमारे देश में और
अगर उनके पास वोटिंग का अधिकार है तो ये कहीं से भी जायज नहीं है कि उनको आप दिशा निर्देशित करें कि वो अपना वोट नहीं, देखिए बिल्कुल बिल्कुल योगेश जी, देखिए आपने ये बात कही कि लोकतांत्रिक अधिकार है, ये उनका पर्सनल मामला है, ये उनका निजी मामला है कि आखिर वो किस पार्टी को चुनते हैं। लेकिन देखिए सर, बड़ी बात यही है कि एक गलत नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है, वो भी एक विशेष वर्ग के साथ। तो ये कर कौन रहा है? देखिए ना, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपके समक्ष अपना वक्तव्य में ये बात कही थी कि 2014 के बाद जब से भारतीय जनता पार्टी शासित मोदी जी की सरकार केंद्र में आई है, चाहे पश्चिम बंगाल के चुनाव हो, चाहे उत्तर प्रदेश के चुनाव हो, चाहे मध्य प्रदेश के हो, हर चुनाव मैदान में भारतीय जनता पार्टी के लोग धार्मिक अंधता के आधार पर, भाई आप अगर काम कर रहे हो और जनता अगर आपके कामों से खुश है तो आप अपने कार्यों के आधार पर चुनाव मैदान में क्यों नहीं जाते? एक भी 7 साल में 8 साल में क्या मोदी जी के शासन में ऐसी उपलब्धि नहीं है कि जिसके आधार पर जनता हमारे साथ इस वक्त ब्रिज गोपाल लोहिया जी जुड़ गए हैं जो कि भाजपा का पक्ष रख रहे हैं। ठीक है योगेश जी, बजाय सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने। ठीक है, हमारे साथ ब्रिज गोपाल लोहिया जी जुड़े हुए जो कि बीजेपी का पक्ष रखेंगे। सर, ये क्या माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है? जो भाजपा को सपोर्ट करेगा उसे घर से निकालने की धमकी मिल रही है, बाबर को मार दिया गया। अब आखिर वो कहां गए लोग जो सेकुलरिज्म की बात करते थे कि हम इस विशेष वर्ग के लोगों को हम सुरक्षित रखेंगे, कहां गए वो लोग सर? सर देखिए, मैं 2-3 बातें आपसे कहूं। पहले तो जो हुआ है और में वो दुर्भाग्यपूर्ण है, जो उत्तर प्रदेश में खबरों के साथ हुआ है दुर्भाग्यपूर्ण है। इस तरह की घटनाएं समाज में नहीं होना चाहिए। दूसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है, अभी माननीय योगेश गुप्ता जी को मैं बड़े ध्यान से सुन रहा था, उन्होंने बहुत सारी, अब मैं कुछ बातों के प्रश्न करता हूं, उनके उत्तर योगेश जी से अपेक्षा रखूंगा कि वो प्रश्न गंभीरता सुनेंगे और फिर उनके उत्तर देंगे। प्रश्न सुनेंगे मगर पहला प्रश्न, मध्य प्रदेश में 2018 के विधानसभा चुनाव में आप जा रहे थे, उसके बाद से लेकर आज तक आप कितने वीडियो हैं कि आपने, कमलनाथ जी ने मुस्लिम समुदाय के साथ बैठक की और उनसे 90% से अधिक मतदान करने की अपील मुस्लिम समुदाय से की? एक बात। दूसरी, अभी पश्चिम बंगाल की बात भी योगेश जी कर रहे थे, पश्चिम बंगाल में आप अभी गए थे, एक दरगाह फुरफुरा शरीफ, उसके साहिबजादे के साथ आप गठबंधन में थे या नहीं थे? केरल में आप मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन की सरकार में थे या नहीं थे? मैं एक बात नहीं समझ पाया आज तक कि ये कौन सी धर्मनिरपेक्षता है कि जो हिंदुओं के विपरीत जाती है और मुसलमानों के पक्ष में जाती है। ये एक बहुत गंभीर, बहुत समझने जैसी चीज है कि कौन सी धर्मनिरपेक्षता है। अरे हम बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी करती है, हमारा विचार परिवार करता है कि सर्वधर्म समभाव होना चाहिए, मुझे अपने धर्म पर गौरव होना चाहिए और मुझे दूसरे के धर्म के प्रति, उसके प्रति सम्मान होना चाहिए। लोहिया जी देखिए, आपने कहा सर्वधर्म का सम्मान होना चाहिए, सबकी बात होनी चाहिए, तो आखिर उनकी सुरक्षा का जिम्मा भी तो आपका है सर, आपकी जिम्मेदारी है सर। बात कंक्लूड कर दो फिर आप बोलिए। आप मुझे एक बात बताइए, इस देश का प्रधानमंत्री सदन में खड़े होकर माननीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जब ये कहते हैं कि इस देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है, तो आप मुझे एक बात बताइए, क्या आप सेकुलरिज्म की बात कर रहे हैं? आप कह रहे थे अभी योगेश जी कि हम अखंडता की बात करते हैं, अखंड भारत के लिए काम करते हैं। अरे आपने तो 1947 में ये देश आजाद हुआ और मोहम्मद अली जिन्ना और जवाहरलाल नेहरू दोनों कांग्रेस के नेता थे, दोनों के लिए 2 देश बना दिए कि 2 प्रधानमंत्री बन जाएं। जिन्होंने सदा देश के टुकड़े किए वो आज अखंडता की बातें करने लगे, जिन्होंने धर्म के आधार पर तुष्टीकरण की राजनीति की वो आज धर्मनिरपेक्षता की बात करने लगे। मुझे समझ नहीं आता, परंतु मैं एक बात जरूर कहता हूं, ये असहिष्णुता किसने पैदा की है? ये असहिष्णुता पैदा करने का काम श्रीमती सोनिया गांधी ने सबसे पहले किया। जब 2005 के चुनाव में वो, जब गुजरात के चुनाव में वो ये कहते घूमी कि मौत के सौदागर और इस तरह की भाषा का जब प्रयोग किया तो आपने देश में नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक नफरत। ठीक है लोहिया जी, देखिए आपने सवाल खड़े किए, योगेश जी उन तमाम सवालों के जवाब बाद में देंगे। ठीक है लोहिया जी मेरी बात सुनिए सर। ठीक है सर देखिए, सिर्फ आरोप से काम नहीं सर, सिर्फ आरोपों से काम नहीं चलेगा सर। लोहिया जी, अगर आपकी सरकार नहीं होती तो हम मानते, क्योंकि पश्चिम बंगाल में जो कुछ भी हुआ, आपने कहा कि हमारी सरकार वहां पर नहीं तो हम कुछ कर नहीं सकते।
उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार है, मध्य प्रदेश में आपकी सरकार है, आखिर क्यों हो रहा है ऐसा? सुरक्षा का जिम्मा भी तो आपका है सर। दो बातें, सरकार अपना दायित्व पूरा कर रही है, इनको आप समझ लीजिए। बाबर को न्याय मिलेगा, तुरंत उस पर एफआईआर हुई, उसको भी न्याय मिलेगा। और डीएसपी के पास जब वो वहां गए थे तो वहां आपको मालूम है कि वहां कमिश्नर हरिनारायणाचारी मिश्रा ने उसको संज्ञान में लिया और तुरंत वहां के टीआई को ये जांच का प्रतिवेदन देने को कहा, जबकि उसमें एफआईआर नहीं हुई है। इसके बावजूद भी पुलिस जांच कर रही है और मामला यदि वही जो कहा गया है अगर वो सच पाया जाता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। परंतु दुर्भाग्य कैसा होता है मैं आपको बताता हूं। आपको याद है कि जो लोग एक मृत्यु पर पूरे उत्तर प्रदेश में बैठने जा रहे थे, आज पश्चिम बंगाल की वीरभूमि में 10 लोगों को जिंदा जला दिया गया, वो वहां नहीं जा पा रहे हैं। तो मेरा ये कहना है कि कृपया डबल स्टैंडर्ड मत कीजिए, इस देश की राजनीति को शुचिता को बनाए रखिए। ठीक है, ये दो चेहरे नहीं, डबल स्टैंडर्ड की राजनीति करती है कांग्रेस। ठीक है योगेश जी बताइए सर। दो चेहरे हैं कांग्रेस के, कांग्रेस के भी दो चेहरे हैं और इंडियन सेक्युलरिज्म योगेश जी डबल स्टैंडर्ड की राजनीति करती है कांग्रेस क्या? अगर जरूरत है तो आखिर कांग्रेस वापस स्टैंड क्यों नहीं ले रही है? आज जरूरत है प्रदेश को कि अगर विपक्ष की पार्टी जो है वो वहां पर पहुंचे, बाबर के साथ खड़ी हो, जो 3 तलाक का मुद्दा सामने आ रहा है वहां पर खड़ी हो, जो मकान मालिक है उसके सामने खड़ी हो कि आखिर तुम ऐसा बयान क्यों दे रहे हो, आखिर क्यों तुम्हें घर से बाहर निकाल रहे हो? तो आखिर कांग्रेस है कहां सर, क्यों नहीं स्टैंड ले रही है किसी का? देखिए सचिन जी, मेरा स्पष्ट मानना है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग, उनके नेता और प्रवक्ता हिंदू मुसलमान पे जितनी देर बोल सकते हैं ना, उसके अलावा ये दूसरे विषय पर 5 मिनट नहीं बोल सकते। ये डिबेट किस विषय पर थी और इसको कहां लेके चले गए ब्रज गोपाल लोहिया जी, मतलब हिंदू मुसलमान जब तक इनकी किसी डिबेट में नहीं आए, तो यही मेरा कहने का तात्पर्य है कि जब से 2014 में भारतीय जनता पार्टी शासित मोदी जी की सरकार केंद्र में आई है, तब से पोलराइजेशन ऑफ वोटों का सिलसिला जो इन्होंने चालू किया है, तात्पर्य यह कहने का सचिन जी की सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़कर राजनीतिक हितों को साधने की जो कवायद बीजेपी और आरएसएस से जुड़े हुए लोग करते हैं, उसके कारण न केवल देश का बल्कि पूरे प्रदेश का माहौल भी खराब होता है, उससे लॉ एंड ऑर्डर भी डिस्टर्ब होता है और निश्चित रूप से शासन प्रशासन में जो लोग बैठे हुए हैं उनकी जिम्मेदारी नहीं, जवाबदारी तो आप ये कहना चाह रहे हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं कि जिसके दम पर, जिस मुद्दे पर भाजपा जीती है, यानी कि लॉ एंड ऑर्डर के दम पर भाजपा ने वापस से सत्ता में वापसी की, आप उसी पर सवाल खड़ा कर रहे हैं लोहिया जी? देखिए मॉब लिंचिंग की घटनाएं सर्वाधिक योगी जी और मोदी जी की बात हो जाए, आप 70-72 सालों का इतिहास उठाकर देख लीजिए सर। देखिए जिस प्रकार की घटनाक्रम घटित हो रहा है, हम भी जानते हैं कि तुष्टीकरण और ये दुर्विकरण की राजनीति किसने कब की है, हम भी जानते हैं सर, और आप भी बखूबी जानते हैं। बंगाल में योगेश जी, देखिए योगेश जी, 72 साल की राजनीति को अगर हम समझे ना तो बहुत सारे पन्ने जो हैं वो खुलेंगे, बहुत सारे पन्ने खुलेंगे जिसमें आप भी फंसेंगे। ठीक है योगेश जी। सचिन जी एक मिनट, सचिन जी पश्चिम बंगाल में जिस प्रकार चुनाव से 2 साल पहले कैलाश विजयवर्गीय जी ने जो वहां का माहौल खराब किया था, जितनी आगजनी और दुराचार की घटनाएं वहां घटित हुई थी, और प्रत्यक्ष प्रमाण के तौर पर कई महिलाओं ने यह आरोप भी लगाया था कि टिकट बांटने के बदले में उनसे अवांछनीय डिमांड की गई है। तो ये सब भारतीय जनता पार्टी के लोगों के नहीं है। ठीक है सर, ठीक है, उसी आधार पर चुनाव पर जाते हैं, अब जवाब ले लीजिए सर, समय की बहुत कमी है सर। ठीक है, और माहौल खराब करते हैं। लोहिया जी बोलिए सर। चुनाव लड़ने की मंशाएं मिशन 2000 ठीक है योगेश जी सर, एक मिनट सर, समय की बहुत कमी है सर। लोहिया जी कंप्लीट कीजिए, बात कीजिए। जी मैं आपसे क्या, आप मुझे एक बात बताइए, जो लोग आज मॉब लिंचिंग की चर्चा कर रहे हैं यहाँ इंडिया न्यूज पर बैठकर, आप मुझे एक बात बताइए, इस देश की सबसे बड़ी मॉब लिंचिंग कब हुई? 1947 में, जब 20 लाख लोग मार दिए गए केवल धर्म के आधार पर। 1984 में 3500 सिखों की हत्या कर दिया आपने दिल्ली की सड़कों पर, उन्हें जिंदा जला दिया। मॉब लिंचिंग नहीं थी, मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, ये मॉब लिंचिंग नहीं है। इनके हाथ केवल 1.25 लाख तक के कांग्रेस की सरकारों में
1943 में कांग्रेस ने जंग आजादी की लड़ाई लड़कर देश को आजाद कराया था। कांग्रेस पार्टी ने स्वतंत्रता संग्राम में कांग्रेस ने और उसके नेताओं ने अपना बलिदान दिया है। भारतीय वीर दौराचंद जैसे लोग गद्दारों ने देश का बंटवारा किया। आरएसएस पर हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सबसे पहले प्रतिबंध लगाया था। इस प्रकार के लोगों पर लगाया था। आप उसके खिलाफ बोल दीजिए। 1947 में कांग्रेस के लोगों ने जंग आजादी में अपना बलिदान दिया, सर्वोच्च बलिदान था वो हमारा। हमने नाथूराम महिमा मंदिर नहीं किए। ठीक है सर, ठीक है योगेश जी देखिए, अगर सुरक्षा का जिम्मा भाजपा का है, अगर सुरक्षा का जिम्मा भाजपा का है तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है। चुनाव से पहले आप हर जगह थे, चुनाव के बाद आप गायब हो चुके हैं, आपके नेता कहीं नहीं दिख रहे। समझ लीजिए। और सचिन जी एक बात और समझ लीजिए, इस देश में हमेशा कांग्रेस क्योंकि ये तो तुष्टीकरण है, ये तो तुष्टीकरण है। चलिए ठीक है सर, लोया जी एक मिनट, देखिए समय की बहुत कमी है सर, समय की बहुत कमी है सर। लोया जी एक मिनट कीजिए सर, प्लीज सर, प्लीज सर। ठीक है योगेश जी एक मिनट सर। सर्वोच्च बलिदान दिया है। हम अखंड भारत के लिए काम करते हैं। चलिए ठीक है सर, ठीक है सर। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। लोया जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। योगेश जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए। बड़ी बात यह है कि एक लोकतांत्रिक अधिकार होता है और यह अधिकार सबका है। आखिर वो किस पार्टी को चुनता है, किस पार्टी को वोट करता है, ये उसकी जिम्मेदारी है, ये उसका हक है। लेकिन जिस तरीके से लगातार ये मामले सामने आ रहे हैं, ये बेहद निंदनीय है और खास तौर पर जो लोकतंत्र के झंडा दरबार हैं, उनको इस पूरे मामले को लेकर सक्रिय होना पड़ेगा और कार्रवाई होनी चाहिए।